So, today is the second lecture about how to take case in homeopathy. लास्ट टाइम अपन ने बात किए थे फर्स्ट लेक्चर पे, तो उसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई थी आपको? मैंने क्या बताया है, इन क्लासेस का उद्देश्य क्या है अपना? अपनी इन क्लासेस का प्योर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ को इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, तुरंत। तो मैंने क्या बताया था? केस टेकिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने माइंड में, अपने माइंड के बैकग्राउंड में एक फॉर्मेट तैयार करना है। पर एक चीज़ का बड़ा ख़ास ध्यान रखें, उस फॉर्मेट को लेके हमला नहीं करना है पेशेंट के ऊपर। वो फॉर्मेट सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए। वो फॉर्मेट किस लिए है? वो फॉर्मेट आपके दिमाग में है, और उस फॉर्मेट के साथ आपको अगर इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स पता है कि किन सिम्टम्स की इम्पोर्टेंस होती है, और आपके पास पेशेंट की तरफ से जो भी डाटा आया है, पेशेंट की तरफ से डाटा आ गया, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डाटा कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस किस चीज को दी जाएगी? स्पॉन्टेनियस आने दो। पहला व्यवहार आपका यही रहेगा कि यू शुड कीप क्वाइट, कीप योर माइंड इनएक्टिव एंड अनप्रेजुडिस एज मच एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखना, और लेट पेशेंट एनकरेज। हाँ, और कोई प्रॉब्लम? सबसे अच्छा सवाल होता है आपका एक होम्योपैथ का, क्या परेशानी है, एंड देन लेट हिम स्पीक। और कुछ इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना, इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना। जब वो डाटा आएगा, कई बार मैंने देखा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स को देखा है मैंने, और धीरे धीरे अब मेरी जो जर्नी है होम्योपैथिक प्रैक्टिस की, उसमें मैं ये धीरे धीरे महसूस भी कर रहा हूँ इस चीज को, कि आगे जाके ऐसी स्थिति आ जाती है कि मैंने देखा है कि बहुत कम और ना के बराबर क्वेश्चंस पूछते हैं। सिर्फ सुना और मेडिसिन दे दिया, या एक आध सवाल किया, जरूरत पड़ी तो, और मेडिसिन दे दी। डॉक्टर BC गुप्ता, पता नहीं अभी वो हैं कि नहीं होंगे, अभी तो अगर होंगे तो उनके एज अराउंड 90 साल के आसपास होनी चाहिए, 90-95 के आसपास। एक बंगाली डॉक्टर रायपुर में, बड़े फेमस डॉक्टर, बेहतरीन डॉक्टर। उनके पास सिर्फ 1 ग्राम ग्लोब्यूल्स में, यहाँ पे बाजू में एक ट्रे में दवाइयाँ रखी होती थी। पेशेंट आता था, बात करता था अपनी, पेशेंट आता था, बात किया, ज्यादातर लोगों को बिना क्वेश्चन पूछे, और जरूरत पड़ी तो एक आध सवाल पूछे, बिल्कुल हंसी मजाक करते हुए, एक बहुत ही ईज में वो वहां से उठा के डोज देते थे। ठीक है ना? तो शुरुआती से अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो कि पहले सुनो, जो पेशेंट ने जो डाटा आपको दिया हुआ है स्पॉन्टेनियसली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉन्टेनियस, जो पेशेंट अपने आप बताता है। अब उसी में से आपको छांटना है कि इसमें से स्ट्राइकिंग क्या दिख रहा था अपने को, इसमें से अनकॉमन पिक्यूलियर क्या है, इसमें से क्या कहते हैं, इसकी बिल्कुल इंडिविजुअलिटी कहाँ से निकल के आ रही है, इसमें से कॉन्कोमिटेंट कौन सा हो सकता है, उसी में से कोशिश। लेकिन अगर उस पूरे डाटा को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके पास कोई सिंगल रेमेडी या कोई प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं मिलता है, एक से ज़्यादा रेमेडीज अगर आपके पास आती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि केस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट केस किसको बोलते हैं? कैसा पता चलेगा कि आपको केस इनकम्प्लीट है?
केस इनकम्प्लीट है सिर्फ ऐसे पता चलता है कि जो भी डाटा आपके पास स्पॉन्टेनियस आया है, या आपने जो फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करके लिया है, वो प्रोमिनेंटली किसी एक मेडिसिन की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स केस इज इनकम्प्लीट। अब यू हैव टू क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू क्वेश्चन हिम। लेकिन क्वेश्चन कहां से आना चाहिए? जो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में फॉर्मेट बना हुआ है वहां से क्वेश्चन आना चाहिए, और इस उम्मीद से बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो क्वेश्चन भी अनप्रेजुडिस्ड जाना चाहिए, और वो क्वेश्चन भी इस अंदाज में पूछा होना चाहिए कि वो लीडिंग नहीं होना चाहिए, या कोई इतनी सी भी जोर जबरदस्ती का भाव आपके अंदर, आक्रमण का भाव तो होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ स्वीकार भाव, चुप, बिल्कुल एकदम माइंड क्लियर। हो सकता है उस क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं निकल के आए, आपको कुछ नहीं मालूम कि किस क्वेश्चन से कोई ऐसा चीज निकल के आ जाएगी, और वो जितनी अपने आप निकल के आएगी। जैसे अगर आप स्टूल्स के बारे में पूछते हैं तो ऐसे ना पूछें कि लैट्रिन कैसी होती, कड़ी तो नहीं होती, सख्त होती क्या, जोर लगाना पड़ता है क्या। जिस भी क्वेश्चन में पेशेंट हाँ या नहीं में जवाब दे, उनको सबसे खराब केस टेकिंग में सबसे खराब कंसीडर किया जाता है, और उनको आप अंडर कंसीडरेशन दवाई सेलेक्ट करने में ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है। इतना पूछ लेना काफी है, लैट्रिन कैसी होती है। स्पॉन्टेनियस में ही पेशेंट बता देता है। वेट, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए आपको। किस क्वेश्चन से निकल के आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो फॉर्मेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और वो फॉर्मेट आपके दिमाग में कैसे बनेगा, उस फॉर्मेट को बनवाने की शुरुआत तो अपन ने कर दी है। शुरुआती प्रैक्टिशनर्स के लिए 5th अफोरिज्म ही सही तरीके से अपन फॉलो करें। क्रॉनिक केसेस में किन किन चीजों पे ध्यान दें, एक्यूट केस में हमको किन चीजों पे ध्यान देना है, ये अपने को मालूम है, फॉर्मेट बना हुआ है अपने पास। अब अपन बिना सोचे समझे, अपना दिमाग बीच में लगाए, खुद को बीच में बिना खुदाए उस फॉर्मूले को प्रयोग कर रहे हैं। सही तरीके से प्रयोग करोगे, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। लाइफ कभी भी प्रोसेस से नहीं जानी जाती। जिंदगी का नियम क्या है? लाइफ इज नेवर नोन बाय प्रोसेस। कोई कितना भी बोले, अड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो, मैं 8 घंटे बैठ के रोज पढ़ता था, हम बोलेंगे बकवास मत करो, ये रिजल्ट आ गया फेल, मतलब बात खत्म। और कोई घूम फिर रहा था, दिखता नहीं था कि कब पढ़ने बैठ रहा है, लेकिन पास हो गया। लाइफ ऑलवेज नोन बाय रिजल्ट, ठीक है ना। और यही रिजल्ट्स जब आप सही तरीके से काम करने का प्रयास करोगे, बिना ये डरे कि कहीं गलती ना हो जाए, वही रिजल्ट पे नजर होगा तो डर पैदा होगा। आपकी पूरी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होनी चाहिए कि मैं अपने काम को सही तरीके से करूं। जो तरीका हमारे मास्टर्स ने अपनी ऑर्गनन में बता के गए हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। बोझ लेके क्यों, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सही तरीके से नियम कायदों से आप काम करोगे। तो मैं ये कह रहा था कि फॉर्मेट, तो अब अपने को कुछ चीजें, मैंने बोला ना, आपके माइंड में एक पूरा माइंड सेट होना चाहिए केस टेकिंग से पहले। आप खाली नहीं बैठे, एक नॉलेज, एक व्यू। तो अब अपन बात करेंगे कि हम केस टेकिंग का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट पे, कि हमारे मन में पूरे टाइम में होना चाहिए कि हमारे मन में ये जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के पेशेंट से बात कर रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमारे मन में पूरे वक्त बना होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे अलग अलग महान होम्योपैथ्स ने, हमारे अलग अलग मास्टर्स ने स्पष्ट गाइडेंस जगह जगह दिया है। डॉक्टर हेनीमैन से नीचे चल के आए तो
डॉक्टर क्लोज हो गए, डॉक्टर रॉबर्ट हो गए, डॉक्टर हेरिंग हो गए, दुनिया भर के हैं, डॉक्टर ह्यूजेस हो गए, डॉक्टर बर्नेट हो गए, मतलब भरमार है। अपना लिटरेचर जो होम्योपैथी का इट इज वेरी वेरी रिच, जबरदस्त। किसी भी एक चीज में काम करो सफल हो जाओगे। अपना आप हॉस्पिटल खोल सकते, कैंसर ट्यूमर्स के हॉस्पिटल खोल सकते आप, एडमिट करके ट्रीटमेंट कर सकते आप, लेकिन उस एरिया में वर्क करना पड़ेगा। जो कुछ भी हम इनटेक करते हैं, हम सब इंडिविजुअल हैं, हम जो कुछ भी इनटेक करते हैं और फिर इनटेक करने के बाद जब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने तुमको अब्यूज किया, गाली दी, तुमको भी दी, तुमको भी दी, तुमको भी दी, चारों के पास, पांचों के पास गाली गई, क्या सबका रिस्पॉन्स एक जैसा होगा? फिर अलग अलग क्यों है रिस्पॉन्स? क्योंकि हमारे जीन्स में जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जीन्स जो सीखता हुआ आया है वो अलग अलग आया है, और वो जो जैसा सीखा है वैसा रिस्पॉन्स करेगा। तो जब आप अपना रिस्पॉन्स करेंगे, ये होम्योपैथी का नॉलेज लेने के बाद जब आप इसको एक्सप्रेस करने जाएंगे तो वो आपका अपना स्टाइल होगा, उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी हमेशा होगी। इसलिए एवरी होम्योपैथ ऑलवेज हैज सम मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट टू सजेस्ट। थोड़ा सा अपन इस तरीके से कोई कर दे कि अपन इस तरीके से इंप्रूव कर लें, नॉलेज हमेशा बढ़ता है, तो इससे अपनी केस टेकिंग आसान हो सकती है, इससे अपना सिलेक्शन ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। ये सजेशंस हमेशा विकास के साथ आते जाएंगे, और आते ही हैं। इतने तरह के स्टाइल वाले लोग आ रहे हैं, कोई बताता है इस तरीके से कर लो तो आपको केस टेकिंग करना, प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगी, कोई कहता है इस तरीके से कर लो। ये ना कुछ नहीं है, ये एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है, ठीक। और चूंकि वो आपका सहज नहीं है, वो किसी दूसरे का एक्सप्रेशन है, इसलिए कई बार हो सकता है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़े, तब जाके आप वो हो पाओ, या हो सकता है कि आप उस चीज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओ। तो आपके पास ढेर ऑप्शंस पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपको अपना बेसिक जो अगर ये पता है तो आपका अपना एक स्टाइल डेवलप होगा, और जब आपका अपना स्टाइल डेवलप होगा तो आप दूसरी चीजों को भी वक्त जरूरत पे इस्तेमाल कर पाओगे। तो याद आ रहा है, जैसे एक जगह डॉक्टर बोरिक ने लिखा हुआ है नाइट्रम्यूर में कि नाइट्रम्यूर इज इनफॉलिबल, मतलब नाइट्रम्यूर कभी फेल नहीं होती ऐसे जुकाम में जो छींक के साथ शुरू हुआ। तुम्हारे पास आज एक पेशेंट आ गया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब बहुत जुकाम है मुझे, और आपने पूछा कब से है? बस कुछ नहीं, कल शाम को छींके आना चालू हुई और उसके बाद जुकाम हो गया। स्नीजिंग से शुरू हुआ। ट्राई नाइट्रम्यूर, देखो डॉक्टर बोरिक सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, पता चल जाएगा। और कौन सी चीज बताएगी कि ये बात सच है? ये तो इस बात को ऑब्जेक्ट जो है, उद्देश्य जो है, अपने को नजर में रखना। तो अपने पास क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है? इन टेकिंग केस पहला उद्देश्य अपने मन में ये होना चाहिए कि हमको पेशेंट की रिकॉर्ड डिटेल्स चाहिए, उसकी डिटेल जो वो दे रहा है ना, उसकी रिकॉर्डिंग। ये नहीं कि याद कर लिया, सुन लिया, कहीं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं कुछ आपने लिखा नहीं है, कहीं कुछ आपने फीड नहीं किया है, नहीं, रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर होम्योपैथिक क्रॉनिक केस को अगर आपको करना है तो अगला पिछला कई बार अपने को देखना पड़ता है, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए पेशेंट की सफरिंग का। एक उद्देश्य आपके मन में ये है कि ये जो जो बताएगा मुझे ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रखना है। बड़ा एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ एकदम तुम लोग को, कि जिससे कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से
इंक्लूडिंग द चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स अलग से, जिसके लिए वो आपके पास आया है, जिससे वो सबसे ज्यादा त्रस्त है, वो सर दर्द हो, पेट दर्द हो, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, गैस की शिकायत लेके आया हो, है ना, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की शिकायत लेके आया हो, साइनोसाइटिस की शिकायत लेके आया हो, व्हाटएवर, चीफ कंप्लेंट्स को अलग से आपको रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रेजेंट सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, अभी उसको किन किन चीजों से सफर कर रहा है, और जो आपने पूछ के निकाला है पुरानी वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रेजेंट सिम्टोमेटोलॉजी कितनी है इस डाटा में से, वो हमको मालूम होना चाहिए। ध्यान से सुनना है, प्रीवियस हिस्ट्री, क्योंकि अब प्रीवियस हिस्ट्री क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है प्रीवियस हिस्ट्री। एक अपने केस का एग्जांपल देके बताता हूं। एक मेरे पास एक एलोपैथिक डॉक्टर आई थी, शी इज रेडियोलॉजिस्ट एंड शी वाज सफरिंग from tuberculosis of bone. And because of that tuberculosis of bone, she was suffering with severe lumbar pain, which used to get intolerable when she used to sit or stand. वो ये सोचने लगी थी कि यार ऐसे तो मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगा, मैं ना बैठ पाती हूँ ना खड़े हो पाती हूँ ज्यादा देर, इतना तेज दर्द करने लग जाता है। और पास्ट में उसकी हिस्ट्री थी कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था, और वो ट्यूबरकुलोसिस का जो 6 महीने का जो ट्रीटमेंट होता है वो ले चुकी थी, वो उसकी पास्ट हिस्ट्री थी। तो हमारे पास जब हम अपनी रिपर्टरी खोलते हैं, रिपर्टरी में जब हम अपनी सिंथेसिस रिपर्टरी खोलते हैं, सिंथेसिस रिपर्टरी में हम जनरलिटीज में जाते हैं, और जनरलिटीज में जाके जब पर्सनल हिस्ट्री देखते हैं तो पर्सनल हिस्ट्री में एक रूब्रिक है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, 19 दवाएं दी हुई हैं। उसके केस में जो रेमेडी सिलेक्शन हुआ था उसमें ये उसकी प्रीवियस हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ये बात होगी करीबन 5-7 साल पहले की, और वो 2-3 महीने में वो डॉक्टर बहुत अच्छे ठीक हो गई, और उसके बाद से उसको कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ये एक प्रीवियस हिस्ट्री, एक ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि प्रीवियस हिस्ट्री, और इसको अपन कैसे काम में लेंगे, अपने पास हिस्ट्री पर्सनल करके लंबा चौड़ा रूब्रिक है अपने पास, कहां पे है, जनरलिटीज में, लंबा चौड़ा। अगर आप वो खोल के देखेंगे तो शुरू हो जाता है हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एब्सेस, हिस्ट्री ऑफ एब्यूज, हिस्ट्री ऑफ एब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, हिस्ट्री ऑफ बर्थ ट्रॉमा, हिस्ट्री ऑफ बाइट ऑफ एनिमल्स, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट बॉयज, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, हिस्ट्री ऑफ कैंसर, ऐसे दिया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बल्कि मुझे तो लगता है मैंने शुरू ही इसी से किया था। उसने भी आगे शुरू ऐसे किया था कि मेरे को इतने साल पहले टीबी हो चुकी थी, उसका मैंने फिर इलाज ले लिया, फिर वो ठीक हो गई थी, फिर उसके बाद से मेरे को ये दिक्कतें होना चालू हो गई हैं। नौकरी छोड़ के घर में बैठने की नौबत थी, ये स्थिति थी। तो ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का यूज बोल तो दिया कि हिज प्रीवियस हिस्ट्री जरूरी है, हाँ ले भी लिया, तो उसका यूज कैसे करेंगे भैया, यूज होना चाहिए, यूज होना चाहिए, यूज मालूम होना चाहिए कि हम उसको इमीडिएटली यूज कर लें, हम उसको इमीडिएटली यूज कर लें, तो वो आपके काम का है। ठीक, फिर और क्या ऑब्जेक्ट्स और क्या उद्देश्य होने चाहिए हमारे दिमाग में, प्रीवियस हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री अगर मिल जाएगी तो कैसे करेंगे अपन,
अपने पास वो भी रूब्रिक है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री ऑफ, शुरुआत है एल्कोहलिज्म, एयरटिक कंप्लेंट, अस्थमा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपोप्लेक्सी। बताया मेरे फादर की डेथ हुई थी, क्या बीपी के मरीज थे, एक बार बीपी रात में शूट हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, उससे उनकी डेथ हुई थी। यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपोप्लेक्सी, 5 रेमेडीज आर गिवन। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, बड़ा रिच है अपना। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, बड़ा रिच है अपना लिटरेचर, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? यूज भी आपको पता होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक। देन एबनॉर्मल फाइंडिंग्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, या आपको उस चीज़ का नॉलेज है कि भाई इस तरह की चीज़ लेके आया है तो थोड़ा सा अपन छू के या दबा के भी देख लें। जैसे आपको लगा कि भैया ये जॉइंडिस लेके आया है तो आपके मन में नेचुरल आएगा कि यार इसको लिटाएं जरा और उसके बाद जरा चेक कर लें कहीं क्या कहते हैं इसका लीवर एनलार्ज तो नहीं हुआ है, या इसकी मलेरिया का है तो स्प्लीन चेक कर लें, इस तरह का कुछ। तो ये सब है अपने पास, एनलार्ज स्प्लीन, एनलार्ज लीवर इन जॉइंडिस, एनलार्ज लीवर इन फराना। मतलब आपको ऐसे ऐसे भी रूब्रिक मिल जाएंगे कि आप बोलोगे कि मैं सोचा ही नहीं था, देखने निकलो तो सही कि ये होगा भी। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में आप देखो, यूरिन फाइंडिंग्स है, पूरा चैप्टर है यूरिन। आप देखो उसमें प्रोटीन है तो कास्ट आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है, तो बैक्टीरिया आ रहा है, तो क्या आ रहा है उसमें सब। कितनी जगह से आपके पास रहेगा कि आप सिलेक्शन, और ये तो सब श्योर शॉट है। हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो मेंटल चीजें से रिलेटेड, अगर आपने कुछ पूछा हो, वो बता कुछ रहा हो, आप समझ कुछ रहे हो, डाउट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक यूरिन रिपोर्ट लेके आ रहा है और वो क्या उसमें दिख रहा है कि एल्बुमिन प्लस प्लस प्लस, तो फिर उसमें क्या डाउट है? वो तो श्योर शॉट है, क्वेश्चन खत्म है, यहां पे डाउट ही खत्म है। तो इस तरह की चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड चीजें जिन पे आपका प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हो, डाउटफुल चीजें नहीं। मेरी बात समझे? आप चैप्टर खोलें यूरिन, आप अपनी रिपर्टरी में चैप्टर खोलें यूरिन, खोला, हाँ देख लो, एसिटोन्यूरिया, एसिड, एक्रिड, एल्बुमिनस, इंक्रीज्ड क्लोराइड, क्लाउडी, दुनिया भर की, मिल्की, ब्लडी, ब्रिक डस्ट सेडिमेंट्स। अभी एक लेडी आई थी, बताती है डॉक्टर साहब पेशाब करती हूँ ना तो ब्राउन ब्राउन जैसी रेत रेत जैसी निकल रही है। और आप देखेंगे सेडिमेंट सैंड लाइक, अगर आप यूरिन के अंदर खोलेंगे सेडिमेंट, सिक्सटी 68 रेमेडीज हैं आपके पास। अब इसमें अगर आप ब्राउन खोलेंगे तो एपीजिया करके एक सिंगल रेमेडी आ गई, कभी सुना भी नहीं होगी एपीजिया, ये है कौन सी भला एपीजिया। और फिर अगर आप लकीली इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप खोल के देख भी लेंगे कि भैया एपीजिया है क्या। अगर देखो तो यार कभी सुना नहीं अपन ने, एपीजिया है क्या, तो देखेंगे कि बोरिक में सिर्फ ये 2 लाइन की रेमेडी दी हुई है, दो लाइन सिर्फ। डॉक्टर बोरिक ने इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया है, और वो इंट्रोडक्शन इतना धांसू है कि अगर आपको मालूम हो तो आप किडनी की सीवियर या रीनल कंडीशंस में आप इसका प्रयोग कर सकते, जो आप कभी नहीं जाना। क्या बोलते हैं डॉक्टर बोरिक एपीजिया के बारे में, इपीजिया रिपेंस के बारे में? क्रॉनिक सिस्टाइटिस, क्या कहते हैं? क्रॉनिक सिस्टाइटिस विद डिसयूरिया। क्रॉनिक सिस्टाइटिस है जिसको क्या बोलता है, यूटीआई बोला जाता है कि क्रॉनिक यूटीआई से ग्रस्त है। क्रॉनिक सिस्टाइटिस विद डिसयूरिया, पेशाब में बड़ी तकलीफ होती है। टेनेस्मस, और कैसी तकलीफ? टेनेस्मस आफ्टर मिक्चुरेशन, पेशाब करने के बाद मरोड़ सी महसूस होती है। और इटैलिक्स में क्या दिया है? म्यूकोपस, म्यूकस से मिला हुआ पस एंड यूरिक एसिड डिपॉजिट्स मिल रहे हैं उसमें।
फिर बोलते हैं ग्रेवल मिले तो भी, रीनल कैलकुलाई पत्थर मिले तो भी, लेकिन कंडीशन क्या है, क्रॉनिक सिस्टाइट विद डिसयूरिया। डिसयूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशाब करने में तकलीफ। और सिर्फ यूरिन के बारे में बोला, और क्या बोलते हैं डॉक्टर बोरिक अगली लाइन में इसके बारे में, बर्निंग इन नेक ऑफ ब्लैडर वाइल यूरिनेटिंग, पेशाब करते टाइम नेक ऑफ ब्लैडर में बर्निंग होती है, और करने के बाद टेनिसमस, करने के दौरान नेक ऑफ ब्लैडर में बर्निंग, और करने के बाद टेनिसमस, मरोड़। और सुनो, जानलेवा कंडीशन एक जिसमें एपीजीए काम आती है, पाइलाइटिस, पस फॉर्म हो गया। और पाइलाइटिस के साथ क्या हो गया, इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन, ये कंप्लीट सिम्टम है। अब वो किसी भी नाम से आया हो आपके पास, कि इसको क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में आया हो, कोई कि ब्राइट्स डिजीज की कंडीशन में आया हो, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की कंडीशन में आया हो, लेकिन आपके पास क्या मिल रहा है, आपको इस तरीके से देखना है। आप बड़े बड़े नाम सुन के डर जाते, कैंसर, कैंसर गया एक तरफ, क्या है भैया, यहाँ गठाने हैं, ऐसा दर्द होता है, मेलिग्नेंसी, इसके साथ में ही आपके लिए वो सिम्टम्स का ग्रुप इंपॉर्टेंट है। बात समझिए ना, आपकी नजर किस चीज पे होनी चाहिए, तो फिर आप ये बड़े बड़े नामों से डरोगे नहीं। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर केस। बात समझे हैं? उसको तो क्या कहते हैं, गले में भी गठान हो जाती है तो आजकल डॉक्टर बोल देते हैं कैंसर हो गया तेरे को। और गठान है, नेचुरल सी गठान है, तो उसमें क्या कहते हैं, सेलुलर चेंजेस आएंगे, और वो जांच कर लेते हैं तो उसमें थोड़े चेंजेस दिख जाते हैं, हमें कैंसर हो सकता था, तुम तो सीधे जाओ वहाँ फलानी जगह कैंसर अस्पताल, बस गया काम से। बात समझ में? तो इस तरीके से तो अपन थोड़ा सा मेडिसिन साइड में चले गए थे, लेकिन उससे एक चीज़ अच्छी हुई कि आपको एक इस तरह की रेमेडी का। अब देखो, ब्राउन सेडिमेंट के लिए, अगर ब्राउन सेडिमेंट, ब्राउन कलर की रेत आ रही है, तो एक ही दवा है, एपीजीए। अगर पथरी लेके आ गया पेशेंट और ब्राउन सेडिमेंट, तो दन्न से निकल जाएगी बिल्कुल एकदम, दवा देती। वैसे भी ये मदर टिंचर में यूज की जाती है, ड्रॉप्स, इसका यूज मदर टिंचर में हर 3 घंटे में 5 ड्रॉप्स डोजेस। डॉक्टर बोरिक क्या बोलते हैं, 5 ड्रॉप्स डोजेस इन एवरी 3 आवर्स। जान बचा सकते हैं आप सीवियर कंडीशंस में। ये सब, ये लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, इनको पता है ये सब आईसीयू की कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना। मेरे पास एक सुबह डॉक्टर आदिल का कोट आया था, आजकल कोट भेज रहे हैं, उनको कोट भेजने का शौक चढ़ा भी। तो उसमें ये था कि लेट नो हार्ट डिजीज इज अनटच्ड बाय मिरेकल ऑफ होम्योपैथी। कोई भी हार्ट की डिजीज होम्योपैथी के चमत्कार से अछूती नहीं रहनी चाहिए। मैं कहता हूं कोई भी डिजीज होम्योपैथी के चमत्कार से अछूती नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ हार्ट डिजीज ही क्यों? और ये सही तरीके से प्रैक्टिस हमारे मास्टर्स ने जो नियम कायदे बता के गए हैं, इन पे ही डिपेंड है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ना वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स क्यों एकदम क्लियर है हमारे दिमाग में, हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही नहीं बैठ गए हैं सो के उठ के आके। पूरा फॉर्मेट है हमारे दिमाग में, पूरा एक नजरिया तैयार है हमारे दिमाग में। लेकिन याद रखना, केस टेकिंग करने बैठो तो वो नजरिया भी भूल जाना। वो नजरिया कब आना चाहिए? जब पेशेंट अपनी बात खत्म कर चुका हो। उसके पहले कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं। कई बार तो हमारे सामने केसेस ही ऐसे आते हैं कि हमको समझ में आता है कि इतने लंबे चौड़े फॉर्मेट की इसमें जरूरत ही नहीं है। इसमें सीधा सीधा से इसमें तो बोरिक रिपर्टरी यूज करनी पड़ेगी अपने को।
जैसे जब मैंने शुरू में क्लासेस शुरू करी थी, आज से क्यों 10-15 साल होने को आ रहे होंगे, है ना, 10-15 साल पहले से की बात बता रहा हूँ, 12-15 साल पहले। तो एक जूनियर था, सेकंड 2-3 साल जूनियर, राघवगढ़ में प्रैक्टिस करता है अभी, पठान बोलते थे, अशफाक पठान क्या नाम था याद नहीं मुझे, डॉक्टर पठान। वो क्लास अटेंड करता था, बट वो शुरू में क्लास अटेंड करने आते थे तो दे आर नॉट सो सीरियस अबाउट होम्योपैथी। वो जहाँ रेंट पे रहते थे तो मकान मालिक के यहाँ कुछ पुताई उताई चल रही होगी तो सामान वगैरह शिफ्टिंग कर रहे थे, तो मकान मालिक का जो लड़का था वो एक तरफ से भारी अलमारी पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से कोई और पकड़ा हुआ था। तो भारी अलमारी उठा के शिफ्ट कर रहे होंगे तो वो उसके हाथ से फिसल के उसके पैर के अंगूठों में गिरी, थंब। अब हमारे हाथों की और पैरों की उंगलियां, दे आर वेरी रिच इन नर्व, बहुत ही रिच होते हैं। अब वो लोग आर्निका क्या दे रहे हैं, वो आर्निका ये वो सब दे के उन लोगों ने कोशिश की, तो मुझे फोन लगाया कि सर हम तो आर्निका भी दे डाले, रस्टॉक्स भी दे डाले, कोई फायदा नहीं हो रहा, और उसको पेन किलर भी नहीं हो, तड़प रहा है। बिकॉज सबसे ज्यादा सीवियर पेन होते हैं नर्व पेन, न्यूरैल्जिया, आदमी भयंकर तड़पता है। द सीवियर पेन, सीवियरेस्ट पेन्स आर न्यूरैल्जिक पेन। ईश्वर की कृपा से मुझे जानकारी थी, वो जानकारी मेरी नजरों के सामने से गुजर चुकी थी, और वो जानकारी क्या थी, वो जानकारी ये थी कि जब हम हाइपरिकम खोलते हैं, जब हम हाइपरिकम पढ़ते हैं, देखो बिल्कुल एकदम, अब यहाँ पे अपने पास आ गया कोई डाटा, तो अपने को ये डाटा से डिसाइड भी हो जाएगा कि मेरे को बोरिक की रिपर्टरी यूज करनी है, अपनी केंट सिंथेसिस या कंप्लीट यूज करनी है, या की नोट्स की जानकारी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहली ही लाइन हाइपरिकम के बारे में डॉक्टर बोरिक बोलते हैं, पहली ही लाइन इंट्रोडक्शन, द ग्रेट रेमेडी फॉर इंजरीज टू नर्व्स especially of fingers, toes and nails। अगली लाइन बोलते हैं क्रस्ड फिंगर्स, कुचल जाएं अगर उंगलियां, स्पेशली टिप्स, खास तौर से टिप्स। तो आपको मालूम होना चाहिए ऐसी इंजरी कब होती, बच्चों की उंगलियां दरवाजे में दब जाएं, दरवाजे के कॉर्नर में किसी की दब जाए, या इस तरीके की इंजरी हुई, गेट ऐसे बंद कर रहा आदमी, है ना, सूटकेस बंद कर रहा है, ऐसे में उंगली किसी दो के बीच में आके दब जाए, बहुत सीवियर पेन होता है, चक्कर खा के गिरते देखा मैंने लोगों को, इतना सीवियर होता है न्यूरैल्जिक पेन। गेट बंद कर रही थी एक मैडम, और यूं करके जो बंद किया तो अंगूठा उसके और उसके बीच में दब गया, तो उस वक्त तो हटा लिया, लेकिन इतना सीवियर पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। या फिर आप कुछ काम कर रहे हो और कोई नुकीली चीज या कोई ऐसी चीज आपके नाखून के बीचों बीच में घुस जाए, एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में, दूसरी चीज आती नहीं है। मैंने उसको बोला हाइपरिकम दे दे। शाम को मेरे क्लिनिक आ गया, वो पहले कभी नहीं आया था, बोलता सर मैंने होम्योपैथी का चमत्कार देखा आज। बोला कुछ ही मिनटों में वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया। अब यहां अपने पास सीधे सीधी जानकारी थी और सीधा सीधा यूज हो गया, तो फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। अब ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अब आपने क्वेश्चंस पूछना चालू किया, उसके चुप होने के बाद आपको लगा कि केस कंप्लीट नहीं है, अभी एक रेमेडी की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं जा रहा है, डाउटफुल है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब आप और पेशेंट और आगे कुछ बोल नहीं रहा है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मेट है हमसे उसको क्वेश्चनिंग करनी है। तो किसी भी क्वेश्चन में केस अगर कंप्लीट हो गया स्ट्रांगली, तो फिर फालतू के साथ सवाल नहीं पूछना। एक रेमेडी आ गई, केस कंप्लीट हो गया, बात खत्म यहीं पे। अब ये नहीं कि फॉर्मेट तो है मन में तो पूरा ही क्वेश्चन पूछ के मानूंगा, ऐसा नहीं। दिस इज वेरी, आपके लिए भी थकाऊ और उबाऊ प्रक्रिया हो जाएगी और पेशेंट के लिए भी हो जाएगी।
ठीक। सो अपने दिमाग में ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं होम्योपैथी से केस टेकिंग, तो किसी भी क्वेश्चन में आपके पास कोई वो सिम्टम आ सकता है जो उसकी ग्रुप ऑफ रेमेडीज को, जो चीफ कंप्लेंट से जो रेमेडीज आई हैं उसमें से एक रेमेडी निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देगा कि इसको ये देनी है। ठीक है। जैसे कि एक बार मेरे को याद आता है, आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं एक बार डॉक्टर पी शंकरन क्या लिटरेचर पढ़ रहा था। उनके लिटरेचर में दिया हुआ है कि एक बार वो केस टेकिंग कर रहे थे, अच्छी खासी केस टेकिंग हुई। कंसल्टेशन के बाद जब कंसल्टेशन हो चुका और वो रेमेडी देने ही वाले थे, तो अब बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ, खत्म हो गया, अब मैं जल्दी से जाऊंगा मैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले क्योंकि 11 बजने वाले हैं और 11 बजे मुझे बहुत तेज भूख लग जाती, बर्दाश्त नहीं होती। अब देखो, उठ के जा रहा था तब वो सिम्टम निकल के आया जिस पे प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हुआ। तो आपके पास तो आपकी चीजें लेके आप बैठे हुए हो, ठीक है, और अनप्रोड्यूस माइंड से उसको फेंक रहे हो। कौन सी चीज निकाल के ले आएगी आपको नहीं पता है। रिलैक्स्ड बैठो, कोई जल्दीबाजी नहीं करो, नियम कायदे से चलो। केस टेकिंग आपके लिए एक ज्यादा रिफ्रेशिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ना कि एक थकाऊ या डराने वाली या उबाऊ या डाउटफुल। बात समझे? और वो कब संभव है? जब आप एक निश्चित तरीके से जो कायदा है उसके हिसाब से चलोगे। जनरली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी सिक रूम में नहीं होता है जो आपके लिए यूजलेस हो या इनसिग्निफिकेंट हो। ऐसा कुछ भी जो पेशेंट कहता है, जो भी पेशेंट कहता है, उसमें कोई भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, कोई भी चीज आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो आपको किसी भी चीज को, कई बार पेशेंट ऐसे ही बोल देता सब चीज हो चुकी, अरे डॉक्टर साहब आप तो विश्वास वैसे करते नहीं होंगे इन सब चीजों में, लेकिन क्या है कि मैं बता नहीं रहा था, बता दूं, मैं इसके लिए झाड़ फूक के लिए भी गया था। एक वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल स्टेट वो आपको दे दिया, वो भी स्पॉन्टेनियसली, कि सुपरस्टिशियस। और आगे बढ़ के अगर ये भी बोल दिया, मैंने क्यों, तुमको विचार क्यों आया कि मुझे झाड़ फूक, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि, अब आपको हंसी आएगी लेकिन क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊं, बड़ी शर्म, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ सवार हो जाता है। तो आप, यू हैव रूब्रिक डिल्यूजन पजेस्ड। क्या है रूब्रिक आपके पास? डिल्यूजन ऑफ बीइंग पजेस्ड। कोई और आपके ऊपर सवार हो जाता है। अब ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट्स। केस टेकिंग करते टाइम आप क्यों करने बैठे हो, आपका उद्देश्य क्या है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या, मैं किस लिए बैठा हूं, मेरे को यहां बैठ के करना क्या है। ये सिस्टमेटिक आपके दिमाग में ये चीज बनी रहनी चाहिए। और अगर नहीं बनी रह पाती है शुरुआत में, क्योंकि कई चीज रिपीटेड एक्सपोजर से, तो उसको कहीं यहां लिख लो। शुरुआत में मुझे केंट ऑब्जर्वेशन के लिए मैं क्या करता था, केंट ऑब्जर्वेशन को मैं ऐसे एक प्रिंट करा के अपने टेबल में यहाँ पे ग्लास के नीचे फंसा के रखा हुआ, ऐसे अभी भी रखा हुआ है मेरे ओल्ड भोपाल वाले क्लिनिक में। उसमें केंट ऑब्जर्वेशन, तो कभी पेशेंट बोल रहा है अपने को याद नहीं है या एकदम से याद नहीं आया, तो अपन ने देख लिया। धीरे धीरे फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें आदत में आ जाती, ताकि शुरुआत में आपसे कोई चीज बिल्कुल या तो दिमाग में लिखित होना चाहिए, या आपके डेस्क में लिखित होना चाहिए, या आपके लैपटॉप में लिखित होना चाहिए। फिर उस चीज को प्रैक्टिस करते करते वो आपके
अंदर आ जाता है बार बार, तो ऑब्जेक्ट से। नाउ कुछ सावधानियां भी बता दूं कि जो आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका समय कम बर्बाद होगा, आप अननेसेसरी उलझोगे नहीं। सावधानियां ये हैं, सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है, खाली पेन पेपर लेके बैठना आपको, ब्लैंक पेपर एंड ब्लैंक माइंड। जब वो बोल रहा है पेशेंट, तब आपके दिमाग में कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए कि आप उसी वक्त पकड़ पकड़ के उसकी बातों को फिट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। ये चीज नहीं होना चाहिए। उस वक्त आपका माइंड ब्लैंक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पहले कुछ क्वेश्चन से या पहले कुछ बातों से आपके दिमाग में कोई रेमेडी आ जाए, पर यू हैव टू रिफ्रेन योरसेल्फ, अपने आप को रोक के रखना है कि आप जल्दी से उसको अरे मिल गई और तुरंत देने में जल्दीबाजी मचाओ, उससे फिर अपना पूरा ऑब्जेक्ट ही लॉस्ट हो जाएगा। चुपचाप, हो सकता है कि पूरी केस टेकिंग के दौरान कई बार आपके दिमाग में कई दवाएं आए कि अरे यार ये तो ये है, अरे यार ये तो इसका पिक्यूलियर है, बट अपने आप को रोके रखना। आपका मन बहुत उछलेगा कूदेगा, बट उसको उस पर ध्यान मत देना। आपको अपने प्रक्रिया से चलना है। मनमानी यानी मन को अपनी मनमानी करने बिल्कुल नहीं देना। आपके दिमाग में एक निश्चित प्रक्रिया है, ठीक। फिर एक और बहुत बड़ा जो सिम्टम हम रिकॉर्ड करते हैं ना, लिखते हैं ना, उसमें एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, आप ये इंश्योर करो कि जो भी आप रिकॉर्ड करो वो सिर्फ और सिर्फ डेविएशन होना चाहिए। डेविएशन किससे? नॉर्मल स्टेट से। नॉर्मल स्टेट्स के रिकॉर्ड लिखने की कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल स्वभाव, नॉर्मल स्टेट, डिजीज क्या है? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। डिजीज क्या है? नॉर्मल से डेविएट हो गया, हट गया, तो वो डेविएटेड सिम्टम का ही रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। ओरिजिनल और नॉर्मल स्टेट की भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, ये नहीं करना। ओनली डेविएशन, ओनली डेविएशन, ओनली डेविएशन, याद रखना कि वो जितने सब डेविएशंस जो हुए हैं ना नॉर्मल से हटके, उन्हीं को मिला के डिजीज पिक्चर बननी चाहिए, क्योंकि हमको उन्हीं को तो ट्रीट करना है। हमको नॉर्मल स्टेट थोड़ी ना ट्रीट करना है। तो वो रिकॉर्ड आपके पास जो होना चाहिए वो सिर्फ नॉर्मल और ओरिजिनल स्टेट का डेविएशन ही होना चाहिए, सिर्फ डेविएशंस का रिकॉर्ड। अगला प्रिकॉशन क्या है? हर सिम्टम्स को जो तुम लिखोगे ना, उसके आगे वो कितनी इंटेंसिटी का है, कितना स्ट्रांग है। आती पेशेंट सबसे ज्यादा उसके बारे में चिल्ला के बात कर रहा था, आपको लगा यार ये तो स्ट्राइकिंग है, ये तो बहुत प्रोमिनेंट है, तो उसको आप अपनी स्टाइल से कुछ भी दे दें, अंडरलाइन कर दें अपने दिमाग में। आपने नंबर, 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर डाल दिया, 3 नंबर डाल दिया, स्ट्राइकिंग है तो कुछ और सिंबल बना दिया, ठीक है, जिससे कि जब बाद में आप देखो तो आपको मालूम हो, बाद में जब आप इवेल्युएशन के लिए हाथ मिलो तो आपको मालूम हो कि किसकी कितनी इंटेंसिटी है, तीव्रता है कितनी, सबसे ज्यादा वो किस चीज से भुगत रहा है, सबसे ज्यादा वो किस चीज की शिकायत कर रहा है, सबसे ज्यादा लेके वो किस चीज को चिल्ला रहा है। तो रिकॉर्डिंग में इंटेंसिटी बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट आपको, डिविएशन वाला जो पॉइंट है, खास तौर से एक्यूट केस, मान लो कि क्या हो रहा है, एक्यूट केसेस के को ट्रीट करते टाइम आपको खास तौर से ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जब कोई भी, ये नियम की तरह अपने दिमाग में बिठा लो, नियम की तरह अपने दिमाग में बिठा लो, हर तरह का डाउट अपने दिमाग से इस चीज को रिलेटेड मिटा दो। ये नियम है कि आपके पास पहले से कोई क्रॉनिक कंडीशन का पेशेंट चल रहा है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उसको कोई एक्यूट कंडीशन आ गई, या फिर कोई पुराने मर्ज का पेशेंट था, आपके पास ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, उसको ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है सालों से, चाहे डायबिटीज चल रही हो, चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन वो अभी आपके पास आया है क्योंकि अभी उसको कुछ दिनों से कुछ कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, व्हाटएवर। तो आपको ये चीज मन में ध्यान रखना है कि वो जो उसकी जो ओरिजिनल, जो क्रॉनिक कंडीशन है ना,
उसके सिम्टम्स के बारे में सोचना भी नहीं है आपको, पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर देना है और सिर्फ जो प्रेजेंट एक्यूट कंडीशन है उस पर ध्यान देना है ओनली। जैसे कि अगर आपने उसका केस लिया हुआ है और वो एक्चुअल में क्रॉनिक डिजीज का जब केस दे रहा था तो वो अपने आप को थर्स्टी बताया था, लेकिन अभी जो एक्यूट कंडीशन जो वो लेके आया है और एक्यूट कंडीशन में उसको प्यास लग रही है बहुत, नहीं सॉरी प्यास नहीं लग रही है, थर्स्टलेस बता रहा है, तो हमको उसको जो क्रॉनिक कंडीशन का जो थर्स्टी था ना उसके बारे में भूल जाना है और ये एक्यूट कंडीशन का जो थर्स्टलेस है उसको कंसीडर करना है। बाद में जब व्हेन एक्यूट पिक्चर गेट्स रिप्लेस्ड बाय द अगेन क्रॉनिक कंडीशन, तो फिर उसको अपने को उसमें आना है। तो इससे क्या होगा, आप डाउट में नहीं रहोगे कि मैं कर क्या रहा हूं, मिक्सिंग नहीं करोगे अननेसेसरी की, खुद भी कम तंग होगे क्योंकि आपका पेशेंट कम तंग होगा, क्योंकि पेशेंट जब तंग नहीं होगा तो आपको तंग नहीं करेगा। डाउटफुल चीजों में कब क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको अगर पता ही नहीं है तो कैसे करोगे। और हमेशा से अपने मन में ये बिठा लो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की होती है, स्पॉन्टेनियस अपने आप आए हुए लक्षण की। जो आके जब आप चुप थे, आपका ब्लैंक माइंड था और आके उसने जो जो बोला, आपने तो सिर्फ इतना पूछा था कि भैया क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, और चुपचाप बैठे रहे। आपने पेशेंट को पूरी तरीके से अलाउ किया, बिना इंटरप्ट किए एक्सप्रेस करने के लिए चुपचाप रहे। तो वो जो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन आया है, याद रखना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। वहीं से अगर कुछ अनकॉमन, स्ट्राइकिंग, पिक्यूलियर निकल आए, वहीं के वहीं काम हो जाए, पेशेंट को आप ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे पाओगे। और फिर केस इनकम्प्लीट है तो फिर अपने को फॉर्मेट के हिसाब से तो पूछना ही पड़ेगा। अब छोटा सा एक डॉक्टर बोरलैंड की बात बताऊंगा। अपन प्रिकॉशन से मेथड्स पे आ गए, ठीक है। तो याद रखना मेथड में कि वॉलेंटरली इंफॉर्मेशन जो है, जो दिया है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप दिया, वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय आपके निकाले हुए। और इसको सिस्टमेटिक करने के लिए अगर अपन डॉक्टर बोरलैंड हुए अपने यहाँ, सुना है डॉक्टर बोरलैंड का नाम, डॉक्टर बोरलैंड हुए अपने यहाँ, उनने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला दिया है। उनका कहना है, आप चाहो तो यूज करो, आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो यूज कर सकते हैं, ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगी आपकी केस टेकिंग। डॉक्टर बोरलैंड का क्या कहना है कि फॉर ए सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो ये 6 रूल एक डॉक्टर को अपने दिमाग में रखना चाहिए। 6 रूल। पहला, फर्स्ट रूल, टू ऑब्जर्व, चुपचाप आप ऑब्जर्व कर रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है? है ना, देखना और ऑब्जर्वेशन, सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। मतलब आपके दिमाग में क्या हो रहा है, कुछ सीखने के इंटेंशन से कि ये चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है, इस इंटेंशन से जब आप किसी चीज को देखते हैं कि आप जानना चाह रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, with the intention of learning, that is called observation. ऑब्जर्वेशन से ही लर्निंग आती है, सीइंग से लर्निंग नहीं आती। आप तो दुनिया भर की चीजें देखते रहते हो, आपकी आंखों के सामने से गुजरती रहती है, लेकिन जब आपकी सीखने की नीयत होती है और उस नीयत से जब आप देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो पहला रूल उसने तो यही, फर्स्ट रूल सबसे पहला यही बोल दिया डॉक्टर बोरलैंड ने कि 6 रूल दिमाग में ध्यान रखना है। पहला, टू ऑब्जर्व। सेकेंड रूल, टू लिसन। नाउ हियरिंग एंड लिसनिंग आर 2 वर्ड्स।
हियरिंग विथ एन इंटेंशन, किसी इंटेंशन के साथ अगर आप सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। और यहां बहुत सारे लोग हैं जिनने साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी में एक प्रक्रिया होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं रेचन और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एलिमिनेशन। जब आप पेशेंट को बड़ी काइंडली और बड़ी दिलचस्पी से अगर आप किसी भी व्यक्ति की बात सुनते हैं, समस्या सुनते हैं और उसको पूरा एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल एलिमिनेशन यानी कि रेचन कहलाता है। वही बहुत रिलीफ देता है पेशेंट को। अगर आप एज ए होम्योपैथ इफ यू आर ए गुड लिसनर, तो आप बहुत सारी चीजें तो पेशेंट की वैसी ठीक हो जाती हैं, वैसी भरोसा था। अरे मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स बोल के जाते हैं, डॉक्टर साहब इतनी बात तो हमसे किसी ने नहीं की है, डॉक्टर ने आज तक इतना खोद खोद के तो हमसे किसी भी डॉक्टर ने नहीं पूछा। सो पहला रूल दिया है, 6 रूल ध्यान में रखने को बोले हैं डॉक्टर बोरलैंड ने। पहला रूल टू ऑब्जर्व, सेकेंड रूल टू लिसन, थर्ड रूल टू राइट, तीसरा लिखना है, रिकॉर्ड कीपिंग, आगे टू राइट एंड इन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेस बाय योर पेशेंट। अगर आपको एकदम से अंग्रेजी में नहीं आया तो उसी की लैंग्वेज में लिख लो। अगर बोला फलकता है तो लिख लो, बाद में अपन जब पूछेंगे ना तो कर लेंगे कि ये फलकता है मतलब ये इसके दिमाग में क्या है, फिर अपन इसको कंफर्म कर लेंगे बाद में। अभी उसी के एक्सप्रेशन में आप राइट डाउन कर लो। तो तीसरा नियम बताया, रूल बताया डॉक्टर बोरलैंड ने, टू राइट। फिर चौथा है, उन्होंने बोला इतना सब हो रहा है ना, उसके बाद चौथा रूल आता है टू क्वेश्चन। तो ये चौथे रूल के बारे में मैं सबसे बाद में बात करूंगा। पांचवा रूल उन्होंने क्या बताया, टू एग्जामिन। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हम कुछ एग्जामिनेशन कर लें या करवा लें, रिपोर्ट्स आपको लग रहा है कि कहीं से कुछ निकलवा लूं या कुछ एग्जामिनेशन, देन एग्जामिन, देन टू कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आई है आखिरी में सबको आप कोऑर्डिनेट करो, मिलाओ अपने ऑर्गन के नॉलेज के हिसाब से और फिर उसमें से निकालो। ठीक है डॉक्टर है। अब अपन तो ये आपको डॉक्टर बोरलैंड का कहना है कि एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ये 6 रूल दिमाग में रखने बहुत जरूरी हैं। टू ऑब्जर्व, टू लिसन, टू राइट, टू क्वेश्चन, टू एग्जामिन एंड टू कोऑर्डिनेट लास्ट, इसी क्रम में। अब अपन आते हैं टू क्वेश्चन, चौथा रूल। इसके बारे में थोड़ा अपने को डिस्क्रिप्शन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, उसका तरीका क्या है, ये अपने ऑर्गनन में डॉक्टर हेनीमैन ने बताया है। एफोरिज्म नंबर 84 से लेके एफोरिज्म नंबर 104, 20 एफोरिज्म में, और इसके बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे इन 3rd लेक्चर ऑफ केस स्टडी। वो बड़ा है, वो लेक्चर पूरा उसी को डिवोट हो जाएगा, एफोरिज्म 84 से लेके एफोरिज्म 104। ठीक, बंद करो।